हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का आखिरी से भी आखिरी टॉपिक। नाम है एलसी ऑसिलेशन सर्किट। क्या नाम है जी? एलसी ऑसिलेशन सर्किट। आइए, आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। एलसी ऑसिलेशन सर्किट क्या है ये सर्किट और क्या इस्तेमाल है इस सर्किट का? एक्चुअली ये एल और सी के द्वारा बनी हुई एक सर्किट है और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसी ही घटना घटित होती है जैसी घटना एक ऑसिलेटर में होती है। हम लोगों ने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि कोई भी ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, जैसे वो मीन से एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम से मीन आता है, ऐसे एक ऑसिलेशन बनता है। या फिर वो एक्सट्रीम से चलता है और वापस एक्सट्रीम पे आता है, एक ऑसिलेशन। यहां पर ये मीन होता है, इसको हम एक्सट्रीम कहते हैं। यहां पर ये एक्सट्रीम होता है। जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो एक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जो कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये सिंपल एक ऑसिलेशन हो रहा है, मैं उसका आपसे जिक्र कर रहा हूं। और फिर उस ऑसिलेशन से ही हम एलसी ऑसिलेशन की एनालॉगी कराएंगे। जब मीन पे पहुंचता है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक बात। यानी एक्स की वैल्यू ए से लेकर के 0 तक वैरी करती रहती है। जो बॉडी बीच में कहीं होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्स होगा उसका, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और भाइयों और बहनों, यहां पर होता क्या है और क्या होता है? और ये होता है कि जो ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, यहां पर इसके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सॉरी, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है, या के स्मॉल के कर, कोई भी कर लो, हाफ के ए स्क्वायर, जहां पर ए उसका एम्पलीट्यूड है और के को कहते हैं यहां पर फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी ये होता है, ठीक है। और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 0। जब मीन पोजीशन में पहुंचता है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0 और काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम, जो कि बराबर होती है हाफ या एम ओमेगा, या यही कर लो हाफ के ए स्क्वायर के बराबर भी कर सकते हो, है ना। या फिर आप इसको हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर भी कर सकते हो, जैसा भी चाहो, हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्योंकि जब मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर है? ये सिंपल ऑसिलेटर की कहानी है। सिंपल ऑसिलेटर में जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। मीन पे पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और अपोजिट जाएंगे तो फिर वही कहानी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। ये एक कहानी है एक सिंपल ऑसिलेटर की, जो हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते हैं और भी जगहों पढ़ते हैं। अब इस ऑसिलेशन से यहां क्या एनालॉजी है? सबसे पहले तो यहां एक सर्किट मैं बनाता हूं जो कि एलसी सर्किट है। क्लियर है? कौन सी सर्किट है? एलसी। ये सी है और उसके साथ लगा हुआ है ये एल, ठीक है। सबसे पहला सवाल यह है कि यहां पर ऑसिलेट कौन करता है? ऑसिलेट करने का मतलब होता है दोलन करना, और दोलन करने का मतलब होता है किसी पॉइंट के इधर उधर मूव करना। तो इनमें से कौन ऑसिलेट कर रहा है? यहां पर ऑसिलेशन किसका होने वाला है? कैपेसिटर का, इंडक्टर का, या किसका? तो यहां पर जो ऑसिलेशन होने वाला है वो किसका होने वाला है? चार्ज का, या फिर कह सकते हो एनर्जी का। चार्ज का ऑसिलेशन इस प्लेट से इस प्लेट, 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 ऐसे होता रहेगा चार्ज का ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है? किसका ऑसिलेशन? चार्ज का ऑसिलेशन। चार्ज की वैल्यू वेरी करेगी। या फिर एनर्जी का भी हम ऑसिलेशन बोलेंगे। एनर्जी का ऑसिलेशन इन दोनों के बीच में होता रहेगा, कभी इसके पास एनर्जी, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी एनर्जी ऑसिलेट कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये एनर्जी इसके पास आ जाएगी पूरी, फिर पूरी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, और ऐसे ऑसिलेशन होगा। तो भैया किसका ऑसिलेशन होता है? पॉइंट नंबर 1, चार्ज का, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर,
या फिर एनर्जी का C और L के बीच में। समझ में आ गया ऑसिलेशन किसका हो रहा है? मैं एक एक करके इसको साबित करूंगा, लेकिन अगेन मुझे इसको समझाने के लिए आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा, तो आपको मामला थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। ऑसिलेटर के पास चॉइस ये होती है कि वो मीन पोजीशन से चलना शुरू करे या एक्सट्रीम से चलना शुरू करे। आप कल्पना करिए एक ऐसे ऑसिलेटर की जो एक्सट्रीम से चलना शुरू कर रहा है। समझ में आ रहा है? कहां से चलना शुरू कर रहा है? एक्सट्रीम से। जो ऑसिलेटर एक्सट्रीम से चलना शुरू करता है उसका इक्वेशन होता है x बराबर a cos ओमेगा t, या फिर हम उसे कहते हैं a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। SHM वाले टॉपिक में निश्चित तौर से आपने ये पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो जान लो कि ये होता है। सिंपल है। अगर कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, एक्सट्रीम से चलना शुरू करती है, तो उसका इक्वेशन ये। चलिए, यहां पर भी ऑसिलेटर जो शुरू होगा वो एक्सट्रीम से शुरू होगा। आप कहेंगे जी ऐसा कैसे? क्योंकि यहां पर जो x है, x जो इसका x है, वो यहां पर उसके लिए, इस सर्किट के लिए चार्ज है। यानी उस ऑसिलेटर का x जो है वो यहां पर हम इसको चार्ज के द्वारा संबोधित करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में जो चार्ज होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में होगा। तो हम यहां पर कहते हैं कि इसके पास चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है। यहां एक स्विच वगैरह लगा लेते हैं ना, थोड़ा सा हौसला आपको मिलता रहे स्विच। तो ये चार्ज है और ये चार्ज मैक्सिमम चार्ज है। मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी? एकदम शुरुआत की बात है, स्विच ऑन नहीं हुआ है अभी, जस्ट कनेक्ट भी अगर कर दिए हो तब भी सोच लो, जस्ट कनेक्ट किए हो तो इसके पास चार्ज है, इसके पास अभी यहां करंट नहीं बह रही है, अभी जस्ट हमने शुरुआत ही करी है। सोचिएगा, जस्ट शुरू किया है। तो इस समय क्या होगा भाइयों और बहनों? इस समय आपके ध्यान देने योग्य बात यह है यहां पर कि यहां पर कैपेसिटर के पास एनर्जी होगी। कितनी होगी? हाफ QM स्क्वायर बाई में C, अरे Q स्क्वायर बाई 2C। और इस इंडक्टर के पास किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंडक्टर के पास तो ऊर्जा तब आएगी जब उसके पास करंट आती है। याद करिए, इंडक्टर के पास जो ऊर्जा था उसका फॉर्मूला था हाफ Li स्क्वायर। तो जब तक आई नहीं तब तक हाफ Li स्क्वायर नहीं। अगर मैं इसको वहां से कंपैरिजन करूं, बॉडी जब एक्सट्रीम पे होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसके पास। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और कौन सी एनर्जी नहीं होती है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि जो एनर्जी कैपेसिटर के पास में है, एक ही कलर से लिखूं इसको, जो एनर्जी कैपेसिटर के पास है वो इक्विवेलेंट है पोटेंशियल एनर्जी के इसके, और जो एनर्जी इंडक्टर के पास है वो इक्विवेलेंट है काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी मैं एक तरफ लिख देता हूं मैकेनिकल ऑसिलेटर, जो हम लोग पढ़ के आए हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिकल ऑसिलेटर है। और ये कौन सा है? ये LC ऑसिलेशन या इलेक्ट्रिकल। तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के पास है और इंडक्टर के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी एनालॉगस है इंडक्टर के। चलो मामले को बढ़ाते हैं आगे। आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही ऑन किया वैसे ही प्लस प्लेट और माइनस प्लेट जुड़ी। सोचिए हाई पोटेंशियल और ये एकदम लो पोटेंशियल, भक्त से पूरा चार्ज भेजना चाहेगा, लेकिन अब एकदम से चार्ज थोड़ी भेज देगा। चार्ज जैसे ही ये भेजना चाहेगा, करंट को जैसे ही ये फ्लो कराना चाहेगा, ये महोदय अपोज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद है इंडक्शन की घटना होगी, सेल्फ इंडक्शन की, एक बैक EMF पैदा हो जाएगा। तो अगर मैं इसके बाद किसी इंस्टेंट पे देखूं तो हमें क्या सूरत दिखाई देगी, क्या हाल होगा? हाल ये होगा कि कैपेसिटर से
चार्ज का फ्लो जारी होगा, लेकिन करंट उतनी भयंकर नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? करंट मान लीजिए यूं जा रही है भाई और बहनों, करंट उतनी भयंकर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भयंकर? क्यों नहीं होगी भयंकर? इसलिए नहीं भयंकर होगी क्योंकि इसमें सेल्फ इंडक्शन की घटना हो रही होगी और इसमें कुछ ऊर्जा आ जाएगी, कुछ चार्ज फ्लो कर गए होंगे, तो फ्लो करने की वजह से मैक्सिमम चार्ज के बजाय चार्ज में कमी आ गई है। राइट, चार्ज में कमी आ गई है। ठीक है, ये सिचुएशन 1 थी। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सिचुएशन 2। ठीक, तो कुछ ऊर्जा इसके पास आ गई, कुछ अच्छा कितनी ऊर्जा होगी कैपेसिटर के पास बताओ? फिर वही बात है, हाफ Q²/C। और इसके पास भी तो ऊर्जा आ गई, कितनी आ गई? हाफ Li²। अब आप कहेंगे जी इसका जरा उसमें बताइए ना, मैकेनिकल ऑसिलेटर में कैसे दिखाएंगे? ये देखो सिंपल है, मैकेनिकल ऑसिलेटर में ये होगा कि एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रही है, अभी गई नहीं है, बीच में कहीं है। तो अगर बीच में कहीं होगी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कुछ चार्ज था, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल कम हो रही होगी और काइनेटिक बढ़ रही होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर यह है कि इसकी ऊर्जा कम हो रही होगी और इसकी ऊर्जा बढ़ रही होगी। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि धीरे धीरे करंट बढ़ रही होगी। तो ये जो कहानी है, ये जो किस्सा आपने पढ़ा, ये किस्सा किसी T का है। समझिएगा, बहुत आसान है, कोई टफ वाली बात थोड़ी है। खाली मैं उससे कंपेयर करता जा रहा हूं कि क्या हो रहा है। ये T=0 की कहानी है और ये किसी इंस्टेंट T=T की कहानी है। आगे बढ़ो। होते होते क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन आई, थर्ड सिचुएशन की बात होने जा रही है। अब आपसे मेरी बात थर्ड सिचुएशन पे होने जा रही है। होते होते ये हुआ, ठीक है, इतना समय हुआ कि क्या हुआ, ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा उस समय करंट क्या होगी? मैक्सिमम। सारी करंट, सारी चार्ज फ्लो हो रही है, तो करंट क्या हो जाए? बढ़ रही है ना करंट, धीरे धीरे करंट बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। यानी अगर मैं एक सिचुएशन ऐसी देखूं तो यहां पर I मैक्स फ्लो कर रहा होगा और इस समय Q क्या हो चुका होगा? 0। यानी इसके पास बहुत ढेर सारी ऊर्जा आ चुकी होगी भाई और बहन। अगर मैं अब इस सिचुएशन में आपसे कहूं कि बताइए भाई क्या कैपेसिटर के पास ऊर्जा कितनी है, तो मैं बोलूंगा 0, क्योंकि उसकी पूरी चार्ज जा चुका है बेचारे का। लेकिन मैक्सिमम करंट होने की वजह से इंडक्टर के पास कितनी ऊर्जा हो गई? हाफ Li मैक्सिमम का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाफ Li मैक्सिमम का स्क्वायर। तो आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, चार्ज को फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चार्ज पूरी तरीके से मूव कर चुका है, खत्म हो चुका है। यह कैपेसिटर की डिस्चार्ज अवस्था है। आप कहेंगे ये वाला समय कहां है आएगा इस ऑसिलेटर में? ये वाला समय देखिए, जब ये एक्सट्रीम से मीन जाएगा तो क्या होगा? जब वो एक्सट्रीम से मीन जाएगा तो क्या होगा? जब वो एक्सट्रीम से मीन जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी 0 होने का मतलब कैपेसिटर की एनर्जी 0 और इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम। और ये देखो यहां पर वही बना हुआ है। अब आप सोच के देखो, एक्सट्रीम से मीन जाने में कितना टाइम लगता है बताओ? एक्सट्रीम से मीन T/4 यानी टाइम पीरियड का 1/4। तो भाइयों और बहनों, एक्सट्रीम से मीन जाने में अगर इतना टाइम लगता है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो समय हुआ होगा वो समय हुआ होगा T/4। कोई दर्द नहीं आपको? क्या यहां पर डिस्चार्ज हो चुका है, मैक्सिमम करंट आ रही। अब सोचिए अगली सिचुएशन क्या होगी।
अगली सिचुएशन ये होगी कि अब चूंकि पूरा चार्ज जा चुका है, करंट मैक्सिमम हो गई, अब करंट अपनी वैल्यू धीमे धीमे जीरो करेगा, क्योंकि अब चार्ज खत्म हो गया तो जीरो करना चाहिए। जैसे ही जीरो करेगा इसका अपोज करने लगेगा, कहेगा भाई तुम कहां जीरो हो रहे हो, हम जीरो होने नहीं देंगे, पहले बढ़ने नहीं दिया था, शुरुआत में बढ़ता रहा बढ़ के मैक्सिमम हुआ करंट, अब जीरो होना चाहता है तो जीरो भी नहीं होने देगा। फिर ये क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। और आप सोच के देखिए कि अगर ये इंडक्टर करंट का अपोज करेगा तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। भाई ये फुल्ली चार्ज बैठा है, फ्लो कराने की कोशिश करेगा, फ्लो कराने की कोशिश इसके अपोजिट में करेगा, यानी अब ये इसके अंदर जो ऊर्जा है ना ये हावी हो जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि पहले इसके पास ऊर्जा थी, इसने इसको पूरी ऊर्जा ट्रांसफर कर दी कि लो भैया तुम मेरी पूरी ऊर्जा ले लो, अपनी पूरी ऊर्जा इसको दे दी, लेकिन सीधे सीधे नहीं दी, चार्ज फ्लो करा के दिया। अब इसके पास जब ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई, तो ये कहता है कि भाई करंट हम जीरो नहीं होने देंगे, अब हम करंट को बढ़ाएंगे, सेल्फ इंडक्शन की घटना अगेन होती रहेगी। तो करंट बढ़ाएगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्लो कराने, और करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कराने का मतलब आप जरा गौर करिएगा, कहां चले, ये है ना, देखिए करंट पहले सॉरी यहां पर ये देखिए करंट इस लेफ्ट प्लेट से जा रही थी राइट प्लेट में, अब कहां से जाने लगेगी, राइट प्लेट से लेफ्ट प्लेट में। इसका क्या मतलब है कि यहां पर आपके निगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्या आप गौर कर सकते हैं कि चार्ज भाग करके यहां गया, अब यही चार्ज भाग करके वापस यहां जा रहा है। समझिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज मतलब मोटा मोटी समझना, देखो भैया पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, हम डीप में नहीं घुस रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके इधर गया था ना, सब इकट्ठा हो गया पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव इधर से जा रहे हैं वापस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब ये जाएगा, फिर वही बात हो जाएगी, फिर ये अपोज करेगा, करंट अचानक से जीरो नहीं होगी, धीमे धीमे जीरो होगी कि नहीं होगी। फिर एक इंस्टेंट आएगा भाई, उसके बाद ये इंस्टेंट आएगा, इस इंस्टेंट में फिर इसके पास कुछ ऊर्जा आ जाएगी और इसके पास कुछ चार्ज आएगा। फिर कुछ समय और जब बीता तो थोड़े समय बाद क्या होगा, ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा। कौन? ये वाला कैपेसिटर, वापस उतना ही चार्ज आ जाएगा जितना चार्ज इसके पास था। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी होगी भाई और बहनों, क्यों मैक्सिमम तो आएगा, लेकिन पोलैरिटी पहले की तुलना में बदल चुकी होगी। अब आप कहेंगे इस बात को यहां से समझाइए। देखो भाई क्या हुआ, ये बॉडी मीन पे गई होगी, फिर मीन से इधर जाने लगी तो एक्स बढ़ने लगा, एक्स बढ़ के मैक्सिमम हुआ, लेकिन इधर जब था तो एक्स प्लस में था और इधर एक्स माइनस में हो गया। ठीक उसी तरीके से शुरुआत में देखिए, सबसे पहले केस में आप गौर कर पा रहे हैं, लेफ्ट वाली प्लेट प्लस थी, राइट वाली माइनस थी। ये डिस्चार्ज हुई पूरी तरह से, पूरा पॉजिटिव फ्लो करके चला गया। फिर पॉजिटिव चार्ज अब इधर से फ्लो करना, कहां चला गया, सॉरी, इधर से करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये प्लस हो गया और मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, पोलैरिटी पलट जाती है भाई और बहनों। ठीक, यानी जहां पहले प्लस क्यू एम था, पहले प्लस क्यू एम हुआ करता था, अब वहीं पर माइनस क्यू एम हो गया। अगेन क्या होगा, फिर वही सब बातें, जब माइनस क्यू एम हो जाएगा भाई और बहनों, तो इस समय जो इसकी ऊर्जा हो जाएगी कैपेसिटर की, वो ऊर्जा हो जाएगी हाफ क्यू एम स्क्वायर बाई में सी। और वापस से जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा भाई और बहनों, फिर करंट जीरो हो जाएगी। जब ये वापस से ये चार्ज आ गया तो करंट जीरो हो गई, और करंट जीरो हो गई तो इंडक्टर में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, हाफ LI स्क्वायर होता है। फिर वही बात होगी, फिर वो ऐसा उल्टा सीधा, मतलब फिर ये चलता रहेगा, आगे कहानी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर और भी कहानियां हम बना सकते हैं इसके आगे। आप इसके आगे का कोई फिगर बनाना चाहते हो बना लो। ठीक,
अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पोलर चार्ज हो गया, फिर ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये इधर जाएगा। अब ये प्लस हुआ ना, अब ये प्लस फिर से इधर आएगा, तो एक बार इधर से घूम के इधर गया, फिर इधर से आएगा यहां, फिर जाएगा, फिर आएगा, और ऐसी कहानी चलती रहेगी। मैंने एक्चुअली आधा ऑसिलेशन पढ़ाया है आपको, यानी एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक लेके गए हैं। यानी एक बार पोलैरिटी इधर प्लस थी से लेकर के हमने इस पोलैरिटी को माइनस किया, हमने आधा साइकिल पढ़ाया, अभी पूरा साइकिल पढ़ाया नहीं आपको। यानी आप मेरे से पूछेंगे कि यहां पर कितना टाइम हुआ होगा, तो मैं कहूंगा t बराबर t/2 ही हुआ है। अभी तो पूरा एक साइकिल मैंने पढ़ाया ही नहीं। एक साइकिल तो तब मुकम्मल होगा जब सिचुएशन ये वाली आ जाएगी। तो पहली साइकिल फिर से देख लीजिए, मैं यहां पर एक ऑसिलेटर लेता हूं, ऑसिलेटर से फिर आपको समझाता हूं। बोल दीजिएगा जरा, तो एक ऑसिलेटर से समझाता हूं तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा, ऑसिलेटर एक्सट्रीम पे है। एक्सट्रीम का मतलब चार्ज इसके पास मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम है। ऑसिलेटर चला, मीन पे नहीं पहुंचा है अभी, तो चला तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, कुछ इसके पास एनर्जी है, कुछ इसके पास एनर्जी है। फिर ये मीन पे आया, मीन आया, कैपेसिटर डिस्चार्ज, यानी इसके पास कोई एनर्जी नहीं लेकिन इंडक्टर के पास एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। काइनेटिक एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी। फिर आगे बढ़ो, फिर ये जाएगा, जब ये दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चलेगा तो क्या होगा, बीच में एक सिचुएशन आएगी जब कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो यही सिचुएशन है। और जब एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो फिर से वही सिचुएशन होगी जो पहले थी, लेकिन उधर प्लस से था, इधर माइनस से था। तो यहां पर भी वही सिचुएशन आ गई कि पहले इधर पोलैरिटी प्लस थी, फिर इधर पोलैरिटी प्लस हो गई। तो आपने आधी साइकिल पढ़ ली भाई और बहनों। फटाफट के अंदाज में मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं। इसमें जब हम लोग समझ गए होंगे आप लोग ये ऑसिलेटिंग सर्किट, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए इसको पॉज कर करके नोट करते चलिएगा। जब हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, किसी इंस्टेंट की बात करते हैं, यानी मैं यहां पर बात करता हूं, इस इंस्टेंट की बात करने जा रहा हूं, थोड़ा दूर करूंगा, थोड़ा आपसे दूर पे बात करूंगा, इस इंस्टेंट पे। इस इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा सोचिए, ये कैपेसिटर है, ये एल है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वो क्या होगा, Q/C, और इसके पास पोटेंशियल जो आएगा बैक ईएमएफ वो अपोजिट आएगा, वो आएगा -LdI/dt। सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। ये हुआ किसका, कैपेसिटर का, Q/C, और ये इंडक्टर का बराबर में 0, क्योंकि V बराबर में IR के हिसाब से रेजिस्टेंस है ही नहीं सर्किट के अंदर, तो ये 0 आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो यहां पर जो बहने वाली करंट होगी, दैट करंट इज इक्वल टू -dQ/dt होगी। आप कहेंगे क्यों माइनस लगाए हो, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको उठा के यहां रख देते हैं, Q/C -L इंटू में -dQ d/dt इंटू में dQ/dt बराबर में 0। तो इसको थोड़ा ठीक ठाक कर दो, इसको थोड़ा ठीक ठाक करो। ठीक ठाक जब करोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, Q/C या 1/CQ जो भी कर लो, प्लस में d², चलो अच्छा ठीक है, 1/C चाहे जैसे कर लो, कोई उसमें वो नहीं है, d², ठीक है, बाई Q बाई में dt², L है ये, ठीक, माइनस में या प्लस में, सॉरी, 1/C इंटू में Q बराबर में 0। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम और कर सकते हैं, हम इसको L से भाग दे सकते हैं, L से डिवाइड कर सकते हैं। दे डिवाइड कर दो, ये डिवाइड करने पाएगा,
डी स्क्वायर क्यू बाई में डी टी स्क्वायर प्लस में एल से भाग दिए चला गया 1/LC इंटू में क्यू बराबर में 0। अगर मैं इसको मैकेनिकल ऑसिलेटर से कंपेयर करूं, मैकेनिकल ऑसिलेटर में चूंकि हमारा क्यू की जगह एक्स है ना, तो मैकेनिकल ऑसिलेटर का जो इक्वेशन आता है वो ये आता है। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो जान लीजिए इसका यही आता है, ये एलसी ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर में 0। अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन का इस इक्वेशन से एनालॉगी हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब जिस तरीके से यहां x वेरी करता है उसी तरीके से यहां q वेरी करता है, चार्ज वेरी करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हम यहां पर ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर में, मतलब एनालॉगी के हिसाब से ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC आएगा, जहां पर ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC आ जाएगा। भाई और बहनों, यह है इस ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है वो ये है। क्लियर? और ये हमने कैसे निकाली? इक्वेशन एनालॉगी से निकाल ली, मैकेनिकल इक्वेशन की एनालॉगी क्रिएट की और उससे निकाल ली। आप चाहे तो 2 पाई न्यू बराबर में 1/√LC है, और न्यू बराबर में क्या आ जाएगा 1/2 पाई √LC। आप कहेंगे अरे ये तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं भैया, LCR में पढ़े जरूर है, पर LCR का रेजोनेंस बिल्कुल अलग चीज है और LC ऑसिलेशन बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों का संबंध नहीं है। वो अलग बात है कि फॉर्मूला सेम आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी है इस LC ऑसिलेशन की। कुछ और एनालॉगी है जो मैं आपके सामने करना चाहूंगा, आप गौर करिएगा। भाई Q की एनालॉगी x से है, तो यहां पर V की एनालॉगी किससे होगी? वेलोसिटी की। भाई वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx/dt। अब यहां पर x कौन है? Q, तो dq/dt करोगे तो क्या आ जाएगा? करंट नहीं आ जाएगा। इसका मतलब यहां जो करंट है वो V के, और आप देख सकते हो, देखो t/2 पर क्या हुआ था, यहां पर t/2 पर क्या हुआ था, ये देखो t/4 पे, सॉरी t/4 पे करंट मैक्सिमम आई थी, चार्ज 0 था। ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पर जब यहां से यहां आएगा तो t/4 पे x 0 और v मैक्सिमम, तो I का V से एनालॉगी है। और देख लो, और देख लो, देखो यहां पर UL काइनेटिक एनर्जी की एनालॉगी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², और UL क्या है? हाफ Li²। तो I की एनालॉगी V से सेट हो गई है। तो इसका मतलब मास की एनालॉगी, मास की जगह कौन है? सेल्फ इंडक्टेंस। मास की जगह सेल्फ इंडक्टेंस है। यानी मैकेनिकल ऑसिलेटर में जो काम मास का है भाई और बहनों, वही काम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में सेल्फ इंडक्टेंस का है। ठीक, उसके बाद और देख लो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ KA², जहां पर K कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। कौन कहलाता है? फोर्स कांस्टेंट, और A एम्पलीट्यूड। ये पोटेंशियल एनर्जी है मैकेनिकल ऑसिलेटर में। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट कौन है? कैपेसिटर की एनर्जी। ये है हाफ QM² बाई में C, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, हाफ 1/C इंटू में QM²। ऐसे भी तो कर सकते हैं। अरे यार यही फॉर्मूला है, हाफ 1/C QM²। तो हाफ की जगह तो हाफ है, A की जगह QM है, पहले ही बता दिया। A की जगह QM हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यहां पर चार्ज का। K की जगह कौन है? देखो 1/C है कि नहीं है। अगर आप मैकेनिकल ऑसिलेटर को देखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के एनालॉगस होती है। तो यहां पर K 1/C के बराबर है। यानी कि अगर आप फोर्स कांस्टेंट को एनालॉगी देखना चाहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, तो ये 1/C के बराबर आएगा। ठीक बात है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
उसके बाद और भी देखो, यहां पर चार्ज का फार्मूला क्या होगा भाई, मैंने आपको क्या बताया था, एक्स का फार्मूला क्या होगा अगर एक्सट्रीम से चलोगे तो ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। बहुत अच्छी बात है, अगर ए कॉस ओमेगा टी है तो यहां चार्ज का फार्मूला भैया एक्स बराबर में ए कॉस ओमेगा टी है, यहां से इसको कन्वर्ट करो इसके लिए, एक्स क्यू, एक्स की जगह क्यू, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम चार्ज कॉस ओमेगा टी, ये लो। या फिर इंस्टेंटेनियस चार्ज एक तरह से और लिखा जा सकता है, Q बराबर में Q नॉट साइन Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दिस इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस चार्ज। अच्छा, इंस्टेंटेनियस चार्ज लिख लिए, क्या हम करंट लिख सकते हैं, I बराबर क्या होता है, dq बाई dt, करो डिफरेंशिएट इसको, I बराबर में Q नॉट अपनी जगह रहेगा, ओमेगा इंटू में माइनस साइन ओमेगा टी, तो चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, I बराबर में माइनस ओमेगा क्यू नॉट कहो या क्यू एम कहो, जो भी कहो, साइन ओमेगा टी। मैंने क्यू नॉट लिख दिया है, क्यू नॉट और क्यू एम, चाहो तो क्यू एम लिख लो, ये लो। तो एलसी ऑसिलेशन में इंस्टेंटेनियस चार्ज कैपेसिटर का और इंस्टेंटेनियस करंट, इन दोनों की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख ली। तो आप इसको 1 बाय 1 नोट कर सकते हो भाई और बहनों कि एलसी ऑसिलेशन एक सिंपल मैकेनिकल ऑसिलेटर की तरह है, और सिंपल मैकेनिकल ऑसिलेटर में जो x है वही चार्ज है, और चार्ज के साथ वही होगा जो यहां x के साथ होगा। क्या होगा x के साथ, अगर मैक्सिमम से शुरू करोगे x 0 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, फिर 0 होगा, फिर ऐसे होता रहेगा। वैसे ही चार्ज के साथ होगा, पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, फिर अपोजिट में हो जाएगा, फिर इधर जाएगा, और ऐसे ऐसे चार्ज ऑसिलेट करेगा। और आप देख रहे हो कभी एनर्जी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी इसके पास। तो मैंने आपको दो चीजों का ऑसिलेशन बताया, पहला या तो कह लो चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, या तो कह लो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। मैंने आपको यह भी बताया कि यह ऑसिलेशन सर्किट एलसीआर से अलग है, एलसीआर जैसा मामला नहीं है भाई और बहनों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एलसीआर जैसा मामला नहीं है। इस वहां पर जो हम लोग एलसीआर बनाते थे उसका इस्तेमाल होता था कहां पर, ट्यूनिंग वाले में, लेकिन इस एलसी का इस्तेमाल होता है एक खास फ्रीक्वेंसी की करंट पैदा करने के लिए, क्योंकि चार्ज देखो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो खास फ्रीक्वेंसी की करंट या कह लो खास तरह की सिग्नल पैदा करने के लिए हम इस सर्किट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सर्किट बनाई जाती है वो सिर्फ ऐसे नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको जैसा दिख रहा है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ना 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 ना, एनर्जी का लॉस भी होता है, तो उसमें और भी सिस्टम लगाया जाता है, फीडबैक सर्किट होती है, क्या क्या होता है। तो बहरहाल कहने का मतलब अपने सिलेबस में जितना है उतना ही अपने को पढ़ना है, फालतू का पंगा लेने का क्या फायदा है। ठीक, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इक्विवेलेंसी पे, यह आपको याद रखना कौन किसके इक्विवेलेंट है। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है चार्ज का पूछा जा सकता है, यही सब सवाल इसमें आते हैं। और एक तीसरा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो इस फ्रीक्वेंसी का सवाल पूछा जाता है, और आपको इन 3-4 सवालों के अलावा कोई और सवाल नहीं मिलता। तो ये रही भाई और बहनों एलसी ऑसिलेशन सर्किट। इसके आगे न्यूमेरिकल बाकी है, बस वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता रहा हूं, और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।